शहरों में और गांव में तो हज़ारों एकड़ जो है हेक्टर्स फसल बर्बाद होगी। उसकी तरफ जिस तरह से तुरंत सर्वे करा के और उनका गिरदावरी करा के कम से कम 50,000 रुपये एकड़ उनको अनुदान का देना चाहिए, कंपनसेशन का देना चाहिए, क्योंकि वो फसल तो ये भी गई, अगली भी मुश्किल है। वो दो फसल का किसान को नुकसान हुआ। और शहरों में तो सीवरेज साफ नहीं करेंगे, सफाई के आप देख रहे जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। सफाई का ठेका देते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, भिवानी गया मैं, भिवानी में भी यही हाल था। और भिवानी में एक ड्रेन बनाई थी, ड्रेन की सफाई नहीं करी। तो समय से पहले ड्रेन की सफाई करनी पड़ती है, सारी सीवरेज की सफाई करनी पड़ती है, सारे नालों की सफाई करनी पड़ती है बारिश से पहले, जब कहीं बचाव होता है। और फिर जहाँ पे ये लगा रखे हैं, पंप लगा रखे हैं, वहाँ कई गांव से भी शिकायत आ रही है कि बिजली 8 घंटा देते हैं, उसमें भी कई बार ट्रैप करती है बिजली। वहाँ 24 घंटे देनी चाहिए ताकि पानी की निकासी हो। इस प्रकार से जो है, और किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए। सर, आपकी जब सरकार थी तो आपने जब जल भरा हुआ था तो 2-2 रुपए के किसानों को चेक दिए थे। जब आपकी सरकार थी तो आपने झज्जर जिले में किसानों को 2-2 रुपए की चेक दिए। दिए नहीं, वो तो पर एकड़ के हिसाब से था, उस टाइम के हिसाब से था। जो NDRF का है 10,000 और 12,000 पर एकड़ के हिसाब से था। उसमें एक का हुआ है तो उसमें कई हिस्सेदार होंगे। मान लो 500 गज में पानी भरा हुआ है, उसमें 10 हिस्सेदार होंगे, तो उसके हिसाब से आया होगा, बनता है उसका। लेकिन पर एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पूरा मुआवजा देते थे और उसी के हिसाब से। ये आप किसी से वो कह रहे हो इनका देखो ना, और ये तो 2 रुपए के दिखाएगा तो सबूत मेरे को दिखाएगा? सवाल पूछा, दिखाओ सबूत। बिल्कुल दिखाएंगे सर, दिखाओ। मैं भेज दूंगा आपको सर। भेज फिर सवाल पूछने से लेकर आया कर भाई। पूछ रहा था तुम 100 सवाल पूछ रहे हो तो मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, तेरे से मेरे को सबूत दे। अच्छा सर, ये समस्या वर्षों से चली आ रही है। कुछ इलाकों में तो हर साल पानी बढ़ता है और हर साल यही हालात होते हैं, जैसे महम का इलाका है, हर साल पानी बढ़ता है, तो क्या इसका कोई समाधान? नहीं, महम के इलाके में हर साल नहीं बढ़ता। महम के इलाके में पानी जब आता है जब ड्रेन की सफाई ना हो, ड्रेन जो बनाई है उनका वो ना हो, जब बढ़ता बारिश का पानी तो आता है, ऊपर से पानी आता है, लेकिन ड्रेनेज ठीक हो तो उससे निकल जाता है, नुकसान से बच जाते हैं। साहब, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रदेश में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, और क्या कारण है जो जिलाध्यक्षों को लेकर जो लंबी जद्दोजहद चल रही थी उसका अभी तक वो लिस्ट नहीं आई है? क्या कारण है कि बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई? 2 साल से बताओ कारण। मेरे से पूछ गया तो बताओ कारण। कांग्रेस का संगठन विपक्ष का नेता तो बन जाना चाहिए था साहब, जल्दी 2 सेशन जा चुके हैं ना, जल्दी बनेगा। स्वच्छता में रोहतक को 25वां स्थान मिला था देश का। स्वच्छता में देश का 25वां स्थान मिला था रोहतक को। आज क्या? आज पूरे शहर में गंदगी के ढेर पे बैठा है। और मैं क्या कह रहा था कि समय पे ना सफाई हुई। फिर वो रैंकिंग का भी तो मामला है, रैंकिंग कैसे मिल गई रोहतक? उस टाइम नहीं था ना, अब वो उस टाइम बात है। अब बारिश की बात है। आपने देखा कि भाई ठेके जिसको दिया है वो ठेकेदार ही नहीं है, पता नहीं किसको ठेका दिया सफाई का। पहले तो खुद सफाई करते थे, ठेके में सफाई नहीं का ठेका नहीं दिया जाता था हमारे। कई विभागों के कर्मचारी अलग अलग तरह से हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। एचकारण के भी जो है कर्मचारी, कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे लगातार अपनी मांगों को लेकर के। एचकारण के कर्मचारी जो पीजीआई से भी भाग दिए थे और दूसरे कर्मचारी भी। देखिए, HR के जो कर्मचारी हैं उनसे ये वायदा किया था तुम्हारे को पक्का करेंगे, अब निकाल रहे हैं, पता नहीं कितने निकाल दिए, इस वास्ते हड़ताल पे बैठे हो। भाई जब जो वायदा जो किया उन्होंने, वायदा पूरा करना चाहिए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अकेले बिजली के निगम में 40,000 की पोस्ट थी, आज वहाँ 18,000 खाली है, 21,000 कुछ है, 18,000 से ज़्यादा खाली है। तो बेरोजगारी तो इसमें इनका ध्यान ही नहीं है सरकार का। सर, पिछली सरकार के दौरान धान रजिस्ट्री और शराब घोटाले की बातें आई थी, कई सेशन में भी ये चीजें चली थी।
धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, कई तरह की बातें आई थी पिछली सरकार के सेशन में, लेकिन उसकी जांच नहीं हो पा रही। वजह क्या है? जांच करते नहीं है, जांच कमेटी बना देते हैं, जांच की रिपोर्ट नहीं इसमें आती। तो कमेटी भी नहीं जैसे नहीं, शराब घोटाले की बनाई थी जांच कमेटी, बनाई जब इसका स्टाम्प का घोटाला था उसकी बनाई, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि घोटाले पे हर बार घोटाले पे घोटाला, घोटाला सरकार है ये, घोटाले पे घोटाला। अब आपने देखा नहीं, ये जो राशन कार्ड के बनाने में घोटाला, ये जो कितने जो है घोटाले हुए हैं, पहले उससे पहले बना दिए, इलेक्शन से पहले, अब काट दिए, कितने काट दिए। इस प्रकार से जो है इसका घोटाला में तो कोई नहीं, एक से एक के बाद एक। खाद का घोटाला अलग है, स्टाम्प का घोटाला अलग है, शराब का घोटाला अलग है, घोटाले ही घोटाले। मेरा सवाल इसलिए है धान की खरीद का घोटाला अलग है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि हम जांच करेंगे तो फंसेंगे, तो अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि आप कीजिए जांच, किसने मना किया है? हाँ तो करी तो नहीं, कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है। एक ही है जी, वो दूसरा पहले भी एक था। वो तो ए और बी टीम की बात है ना भाई, ए और बी टीम है, ए और बी टीम है। सर कलेक्टर आपने देखा जब राज्यसभा का इलेक्शन होता है, जब अभय सिंह चौटाला जी किसको वोट देते हैं, अब आगे होगा इलेक्शन, उसमें देखना कहाँ उनकी वोट जाती है। तो ए और बी है, बी टीम है। अच्छा सर, सीईटी और एस्टेट के परीक्षा को लेकर जो है, सीईटी और एस्टेट की परीक्षा को लेकर सरकार, हरियाणा सरकार पीठ थपथपा रही है कि निष्पक्षता से पेपर किया गया। कितने पर्चे कैंसिल हुए पहले पता है? कितने घोटाले हुए, कितना जुर्माना लगा, एचपीएससी पे लगा, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में लिखा। अब भी हाई कोर्ट ने कहा क्यों ना तुम्हारे पे अपमाना का केस चला जाए सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ये आप देख रहे हैं। कलेक्टर रेट की बात कही, कलेक्टर रेट जो है 10% से लेके 145% तक बढ़ाए हैं। इसका मतलब वो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उन पर बोझ पड़ेगा। पहले तो जब ये पहले हुड्डा था, अब इन्होंने शहरी विकास का HS लगा रखा है नाम, क्योंकि हुड्डा में तो उनको थोड़ा इतराज था। वहाँ असेंबली में मैंने कहा था, वो कहना जी इस वास्ते हम हटा रहे हैं क्योंकि सब सोचते हैं हुड्डा कहे। मैं कहा वो HUDA है, मैं HOOD हूँ, वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, HOOD हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो हुड्डा में फ़र्क समझो तो ये हुआ। तो पहले जब उसका बनाया कांग्रेस की सरकार के समय बना था, पहले इस जैसे बनाया था कि गरीब आदमी को, मध्यवर्गीय लोगों को प्लॉट मिल जाए, और प्लॉट जो है लॉटरी से निकाले जाते थे ताकि ठीक समय हर आदमी अफोर्डेबल वो करके खरीद सके। लेकिन अब वो भी बंद कर दिया। पहले ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन भी फेज में, एक सेक्टर में मान लो 50 प्लॉट इन्होंने करने हैं, तो एक बार 6-7 प्लॉट वो करेंगे ताकि प्रॉपर्टी डीलर में मौज हो जाए। तो गरीब आदमी, मध्य वर्गीय का लोग तो वो ले ही नहीं सकते। अब जो इन्होंने स्कीम चला रखी है दीनदयाल जी के नाम से, उसमें थोड़ा बहुत लोग ले लेते थे, अब कलेक्ट्रेट में उससे ज़्यादा हो जाए, उनको भी बहुत, कोई भी नहीं ले सकते। तो ये सब जो है दिक्कत गरीब आदमी पर और मध्यवर्गीय लोगों पर है। सरकार की ये दलील है HSBT और HSADC दोनों घाटे में है, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। घाटे में क्यों है? घाटे में कैसे है? क्योंकि विकास कोई डेवलप ही नहीं किया है इन सेक्टर, कोई मतलब IMT नहीं बनाई इन्होंने, कोई नई IMT नहीं बनाई। जो IMT बनी हुई है उनमें उद्योग नहीं लाए। अब घाटे में तो सरकार हर चीज़ जाएगी। कितनी 80-90 तो चावल मिल जो है माइग्रेट कर चुकी है यहाँ से, इनकी वजह से, क्योंकि बिजली के रेट बहुत बढ़ा दिए। यमुनानगर में प्लाईवुड की इंडस्ट्री जा रही है यूपी में, बिजली के रेट बढ़ा दिए। तो सरकार तो घाटे में जाएगी, क्यों घाटे में ही जाएगी कि कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं है। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज कौन सा नंबर है हरियाणा का? फिसल गया अपनी जगह से। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज कानून व्यवस्था
जो है अपराध में नंबर 1 है। ये तो क्राइम रिपोर्ट देख लो आप, बड़ी तेजी से जो है अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। हरियाणा बहुत ऊपर है। अब रोज रोज आप देख रहे कभी हैं, फिरौतियाँ रोज मांगी हाँ रोज फिरौतियाँ मांग रही, रोज कत्लेआम। कल वहाँ गुड़गांव में मर्डर हुआ, जींद में हो गया, कभी कहीं हो गया खुलेआम। ऐसा लगता है जैसे हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं है। तो हर हरियाणवी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसको चुस्त और दुरुस्त करनी चाहिए। साहब आपने फसल के नुकसान की बात की, हैं? फसल के नुकसान की बात की। हाँ। तो कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना इंश्योरेंस करा रखा है फसलों का, लेकिन उनको भी मुआवजा नहीं मिल पाता। नहीं मिल रहा, मैं बता रहा हूँ। क्लेम्स जो है बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, मुझे पेंडिंग क्या है, प्रीमियम ज़्यादा जा रहा है, मुआवजा बहुत कम बांटा जा रहा है। ये तो उनकी फसल बीमा योजना है ना, वो तो उनकी कमाई का साधन है, किसानों की मदद का साधन नहीं है। अब इसी तरह जैसे इनकी सारी स्कीमें, आयुष्मान स्कीम चलाई है, अब वो तो 7 तारीख का नोटिस दे दिया डॉक्टर ने, 650 करोड़ रुपया उनका बकाया है। तो कौन इलाज करेगा भाई गरीब आदमी का? आयुष्मान योजना का क्या फ़ायदा होगा? तो ये हर उस पे ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। चाहे वो हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है। एजुकेशन में जितनी पोस्टें हैं यूनिवर्सिटीज़ की, 50% खाली पड़ी है, 50%। बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं। अब जींद यूनिवर्सिटी में तो 15-20 जो है वो कोर्सेज बंद कर दिए। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स बंद हो रहा है, किसी में कोई कोर्स बंद है, क्योंकि कितने स्कूल बंद हो गए, कितने स्कूल कम हो, हज़ारों स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल बंद करे, मर्जर के नाम पर एजुकेशन का भट्ठा बटा दिया। क्या कारण है, क्या पॉलिसी है? पॉलिसी है ही नहीं, पॉलिसी है ही नहीं। पॉलिसी तो 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। ये 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। 4 वाक कहता था कर्जा लो, घी पियो, बनने के बाद कोई नहीं पूछेगा। कर्जा ले रहे हैं, स्टेट को कर्जे में डुबा दिया, अपने मोल ले रहे हैं। सर, आपने यूनिवर्सिटी की बात करी, एमडी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी भर्तियां जो है गैर कानूनी तरीके से अंदर खाते की गई हैं, तो ऐसे मामले में क्या आप लोग जांच की मांग करेंगे? करे, पहले उठा ना सवाल एग्जाम पे, MBBS के एग्जाम पे उठ गया भाई, एडमिशन पे उठ गया। विधानसभा में लेके जाएंगे इसमें? हाँ, विधानसभा में बहुत मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, सारे मुद्दे हैं। ये कर्जा बढ़ रहा है। कोई भी एक संस्था का नाम ले दो, आप सब रोहतक के हो ना, रोहतक के पत्रकार हो आप, मैं हर जिले में जाके पूछता हूँ ये भाई, 11 साल हो गए इनको, एक कोई ऐसी संस्था बता दो जो इनके समय में आए। हमारे समय में चाहे IMTI हो, चाहे आपका होटल मैनेजमेंट का आया हो, चाहे फुटवियर का आया हो, तो ये आया हो अपना विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हो, मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई हो, इनने एक काम करा बता दो भाई, खुली छुट्टी तुम्हारी। बहुत सारे सवाल तो पूछ के आते हो, तुम ये तो बता दे, बता दो, बताओ भाई। मेट्रो आई मेट्रो तो हरियाणा की, मतलब यहाँ की बात करो ना, IIM आया यहाँ, इन्हें एक ला दो भाई, एक बात बता दो। ठीक क्या हैं? एक बात बता दो, पूरे हरियाणा देख लो, एक मेट्रो का खंभा काटा हो इन्हें, जबकि हमारे समय में कितने किलोमीटर मेट्रो गई। फिर सत्ता में कैसे आ गई? हैं? सत्ता में कैसे आ गई? सत्ता में कैसे आ गए? सत्ता में 39% जो कुछ हमारी वोट है, सत्ता में 50% से ज़्यादा है, जो बने वोट बंटवारा हो गया, मेजोरिटी में नहीं है ये, मेजोरिटी में नहीं आई ये सत्ता। आप तो कह रहे थे आपकी बात 39.8 या 9 इनकी परसेंट हैं, 39.45 हमारी 0.5 का फर्क है। और पिछले 5 चुनाव देखो आप, रिजल्ट निकालो हरियाणा के। हरियाणा में उसी की सरकार बनी है जो पोस्टल में जीता है, इसके सिवाय पोस्टल में हम 90% क्षेत्र में जीत रहे हैं। सवाल उठे तो हुए हैं, सवाल हम कह तो रहे हैं, बैलेट पेपर पे वो इलेक्शन कराओ, इसका मतलब क्या है? सवाल ये निशान है। जैसे बिहार के चुनाव में ये बात हो रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ की गई है,
तो ऐसा क्या आपको लगता है हरियाणा में भी हुआ हो सकता है? हरियाणा में आप देखो, जिस दिन इलेक्शन हुआ शाम को कुछ परसेंटेज बता दी, 10 बजे और कुछ परसेंटेज बता दी, अगले दिन और कुछ बता दी, 9 तारीख को गिनती थी, 8 तारीख को शाम को बता दी। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बात सवालिया निशान उठे हुए हैं भाई। तो मतलब जब भी हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करें, चुनाव आयोग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या सब हैं? चुनाव आयोग सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, दबाव है। और मैं क्या कह रहा था, सवालिया निशान उठे हुए हैं। ये वो सवालिया निशान उठे हुए हैं, उसी का खत्म करने के लिए हम बैलेट पर चुनाव मांग रहे हैं और वोटर लिस्ट भी वो मांग रहे हैं।